There is going to be a fire crew that's going to come on board as a precaution, just to double check the concerns that we have, and we will then take our direction on how to proceed from them. Statistically speaking, it's still the safest way to travel. तो कहने का मतलब ये है कि प्लेन से ट्रैवल करना सेफ ही है और इस आग वाले इंसिडेंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अगली फ्लाइट कैंसिल मत कर दीजिएगा। वैसे हम लोग कनाडा क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे एक कहानी है और इस कहानी की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त को। इंडिया की आज़ादी के साथ साथ मुझे अपनी जॉब से भी आज़ादी मिल गई थी और एक नई जॉब लेने से पहले ख्याल आया कि क्यों ना थोड़ी सी ब्रेक लेके कनाडा घूम लिया जाए। काम की टेंशन नहीं रहेगी तो थोड़ा आराम से घूम फिर भी पाएंगे, और रही बात खर्चे की तो थोड़ा सेविंग से काम चल जाएगा और थोड़ा ब्रांड डील से भी मदद मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैनेडियन सिम, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, बट उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। कनाडा घूमने का तो इरादा बन गया था, बट हमने पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, इसीलिए शायद प्लानिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत आई। घंटों बैठ के रिसर्च करनी पड़ी थी कि किस सिटी से कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे। हम लोग ईस्ट की तरफ जाएं कि वेस्ट की तरफ जाएं। फाइनली विंटर को ध्यान रखते हुए हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ईस्ट कोस्ट पहले कवर कर लेंगे, वरना विंटर आ गया तो पूरा ईस्ट कोस्ट बर्फ से पूरा ढक जाएगा और वेस्ट कोस्ट में ज्यादा बर्फ होती नहीं है, तो वहाँ पे विंटर में आराम से घूमा जा सकता है। इसके बाद नंबर आया दूसरे चैलेंज का, जो था हमारा सामान। अब क्योंकि प्लान ये था कि हम लोग हर सिटी में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट था कि हम लोग अपना सामान कम से कम रखें। और ऐसे नोमैड टाइप्स तो घूमने की हम लोग को आदत है नहीं, तो हम लोग लग गए अपना सारा कनाडा का सामान खोलने कि उसमें से देखेंगे क्या सामान लेके जाना है और क्या सामान छोड़ना है। जितना रिक्वायर्ड था उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत हो गई, बट खैर कोई बात नहीं, आगे आने वाले ट्रिप्स में ये सारी लर्निंग्स काम में आ जाएंगी ना। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग कौन कौन सा सामान लेके जाएंगे, तो फिर हम लोग लग गए थे सारा सामान एडजस्ट करने, एक कैरी ऑन बैग और एक हैंड बैग में। मेरी और अभिया की फ्लाइट्स अलग अलग थी, बट सेम टाइम पे थी। कुछ वीज़ा का इशू हो गया था, जिसकी वजह से इनका टिकट हम लोग को बाद में कराना पड़ गया था, बट टेंशन नहीं थी क्योंकि हम दोनों के पास कनाडा का सिम था और प्लान यही था कि एक बार हम लोग कनाडा पहुंच जाएंगे तो फिर एक दूसरे को कांटेक्ट कर लेंगे। वैसे ये सिम वाला काम आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो। पहली बार कनाडा की जमीन पे लैंड करने के बाद इश्यू होता है कम्युनिकेशन का। घर पे बताना है कि खैरियत से पहुंच गए हैं, उबर बुक करना या फिर किसी लोकल से कांटेक्ट करना, ये सारी टेंशन एक सेकंड में गायब हो सकती है अगर आपके पास कनाडा का सिम हो। तो अगर आप कनाडा आने वाले हैं स्टडी परमिट पे या फिर पीआर पे या फिर वर्क वीजा पे, तो आप इंडिया में घर बैठे बैठे एक कैनेडियन सिम कार्ड अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। आपको इसमें 10 GB डेटा, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, अनलिमिटेड SMS, फ्री एक्टिवेशन और फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। कीमत की बात करें तो ये पूरा पैकेज इज अवेलेबल फॉर ओनली $40, जो कि वाकई में काफी अच्छी डील है। नॉर्मली इस टाइप की डील में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट इस डील में वो भी नहीं है। बुकिंग करने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक दी हुई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और अपने हिसाब से आप लोग बुक कर लीजिए। मेरी फ्लाइट का नाम था एयर ट्रांसैट, जो एक और बजट एयरलाइन है। इसमें कंपैरेटिवली टिकट थोड़ी सस्ती होती हैं, बट देन सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती। एयर ट्रांसैट के काउंटर के पास पासपोर्ट को स्कैन करने के लिए मशीन्स हैं जो आपको बोर्डिंग पासेस दे देंगी, बट फॉर सम रीज़न वो मशीन मेरे पासपोर्ट को स्कैन ही नहीं कर पा रही थी। चेक इन बैग ना होने के बावजूद भी मुझे लाइन में लगना पड़ा था टू गेट द बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास और सिक्योरिटी कराते कराते अच्छा खासा टाइम हो गया था और हम लोग को लगने लगी थी थोड़ी सी भूख। थोड़ी देर के बाद हम लोग अपनी अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ गए। मेरी फ्लाइट तो अपने टाइम से आराम से उड़ गई थी, बट अशर की फ्लाइट फॉर सम टेक्निकल रीजन डिले हो गई थी। 1-2 घंटे के बाद फ्लाइट फाइनली उड़ी और अभी उड़े हुए 1 घंटा ही हुआ था कि सामने वाली स्क्रीन जो जिस पर दिखाता है कि एस्टिमेटेड कितना टाइम बचा हुआ है पहुंचने के लिए, वो ब्लैंक हो गई। पहले से लगा कि कोई सॉफ्टवेयर का इशू होगा, डिटेल्स बाद में अपने आप वापस आ जाएंगी, बट 1-2 मिनट के बाद साइड से बाहर देखा तो धुएं का ट्रेल सा नजर आ रहा था जो कि विंग से निकल रहा था। सामने देखा तो एयर होस्टेस लोग भी थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे थे और फिर अचानक से प्लेन ने 180 डिग्री टर्न ले लिया। फिर अनाउंसमेंट आई और ये बताया गया कि हम लोग वापस मुड़ रहे हैं लंदन की तरफ, क्योंकि आगे वाले केबिन में कुछ जलने की महक सी आ रही थी और इससे पहले कि कोई ट्रेजेडी हो, कैप्टन ने डिसाइड किया वापस लंदन जाने का, क्योंकि वही सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट था। मीनवाइल मेरी फ्लाइट आराम से अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी। हम लोग फ्लाइट का दिया हुआ खाना एंजॉय करते हुए टोरंटो की तरफ बढ़ गए थे। एंड लिटिल डिड आई नो, अशर की फ्लाइट वापस लंदन के गैटविक एयरपोर्ट में लैंड कर चुकी थी और फायर फाइटर्स प्लेन के अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्लेन को चेक कर रहे थे ताकि पैसेंजर्स को उतारा जा सके। आधा 1 घंटा प्लेन में बैठे रहने के बाद हम लोग को प्लेन से उतरने का डायरेक्शन दिया गया और फिर एक बस में सवार होकर हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट,
यहाँ पे वेस्टजेट वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें एक नई फ्लाइट अरेंज करके दें और साथ में रहने का ठिकाना भी दें, बट एक वक्त में इतने सारे लोगों के लिए अरेंजमेंट करना वाज नॉट इजी और हम लोग देर रात तक एयरपोर्ट पे लाइन में लगे रहे ताकि हमारा नंबर आए और हमें एक होटल अलॉट हो ताकि हम जाकर सो सकें। अर्ली मॉर्निंग 1-2 बजे तक अशर का लाइन में नंबर आ गया। एयरपोर्ट के अंदर सारे होटल रूम्स यूज हो चुके थे, इसलिए वेस्टजेट वालों ने 1 घंटे की दूरी पे एक दूसरा रूम अरेंज करके दिया था। एयरपोर्ट की लाइन से निकल के होटल की लाइन में आके हम लोग लग गए। बैग्स, जैकेट, ड्रेंच्ड, हालत खराब। We got the room. It's on the second floor. आगे second floor. होटल ठीक ठाक था, वेरी स्पेशियस फॉर जस्ट 1 पर्सन। तो रात हमने वहीं गुजारी। सुबह उठे और होटल का कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता किया। खाने पीने के बाद रूम से चेकआउट करके ट्रेन स्टेशन की तरफ हम बढ़ गए, ये सोचते हुए कि ट्रेन पकड़ के एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर की वॉक है, देन आई एम गोइंग टू गो टू द लेदरहीथ स्टेशन और वहां से फिर मेरे को हीथ्रो स्टेशन के लिए ये लेना है ट्रेन की उस दिन स्ट्राइक चल रही थी, तो मजबूरी में 60 पाउंड खर्चा करके उबर मंगवानी पड़ी और फिर उस उबर में बैठ के एयरपोर्ट फाइनली गए। बट उबर से भी चीजें स्मूथ नहीं हुई। नेक्स्ट हम लोग फंस गए ट्रैफिक जाम में। अभी अपना पटना वाला ट्रैफिक जाम तो है नहीं कि इधर उधर गली में घुस आए और फिर निकल गए, बट खैर उबर वाले सर जी ने बहुत कोशिश की और हमें वक्त पे पहुंचा दिया। वैसे यहाँ पे आपको बता दें कि अगर यूरोप से कोई फ्लाइट उड़ती है और वो डिलेड होती है किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, तो पैसेंजर्स एंटाइटल्ड होते हैं कुछ उनको पैसा मिलने के लिए। सुनी सुनाई बात है, 100% हम श्योर नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो प्लीज कमेंट्स करके बता दीजिए, मेरा कुछ भला हो जाएगा। इस बार वाली फ्लाइट अनइवेंटफुल रही और 2 दिन का सफर करने के बाद हम पहुंच गए विनिपेग। अशर ने विनिपेग में क्या क्या किया ये आपको पता चलेगा अगले वीडियो में, बट अगर आप उस वीडियो की एक छोटी सी ग्लिम्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करिए। ये जो अशर के चेहरे पे भी बन के आ रहा है, यहाँ ट्रेलर की तरह पूरे ईस्ट कोस्ट की जर्नी हमने 10 मिनट्स के अंदर दिखाई है।